नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, गजा में शांति स्थापना हो गई है, यानी युद्ध विराम हो गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही हुआ है और यह आगे चल करके सही नहीं हुआ है, साबित भी हो जाएगा। धीरे धीरे साबित होना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि युद्ध शुरू नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में। युद्ध किसी समस्या का समाधान तो बिल्कुल ही नहीं है, और युद्ध से कुछ हासिल होता है किसी भी पक्ष को, यह भी सही है कि कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन इन सारी बातों से अलग हट करके चलिए, पहली बात तो युद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी कारण बस कोई मजबूरी है और युद्ध हो, लड़ना पड़े, तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, समझौते नहीं होने चाहिए। युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, युद्ध का परिणाम, युद्ध पूरा होना चाहिए और तभी उसका परिणाम निकलता है। मान लीजिए आज युद्ध विराम हो गया फिलिस्तीन, गजा और इजराइल में, यह कितने दिन तक रहेगा? नहीं रह सकता। तो बाद में जो होना है वो अभी भी हो सकता है, था और है। अगर जिम्मेदारी हमास की है तो उसे युद्ध नहीं करना, शुरू नहीं करना चाहिए था, और अगर किया तो पूरी तरह से या खुद खत्म हो जाए या तो इजराइल को खत्म कर देना चाहिए था। चाहे, और मैं तो समझता हूं सारे आसपास के देशों को मिलकर के इजराइल को खत्म करना चाहिए था। पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही युद्ध विराम, या खत्म करना ही युद्ध विराम मान लीजिए, चाहे जो भी। युद्ध का मतलब, युद्ध जब शुरू हुआ तो पूरा होना चाहिए था, तभी उसका सही परिणाम सामने आता है और तभी देश में, दुनिया में शांति आती है। पूरी दुनिया शांत नहीं है इस समय और नहीं रहेगी आगे। जब तक इजराइल का वजूद रहेगा तब तक पूरी दुनिया शांत रह ही नहीं सकती। परिणाम चाहे जो भी हो मेरे दोस्त, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर के गजा को जला करके रख दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन आज अमेरिका तबाह हो रहा है। प्रकृति का विनाश, प्रकृति की विनाश लीला वहां शुरू है। किस हद तक जाएगी कहा नहीं जा सकता। पूरा अमेरिका भी जल सकता है क्योंकि उसने कुछ निर्दोष निरीह लोगों को जलाया है। युद्ध शुरू करने वाले, युद्ध लड़ने वाले, चाहे जो भी हों, आप उनसे युद्ध लड़िए, लेकिन जो उन युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं होते उनको तबाह करना, बर्बाद करना कहां तक जायज है? और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धत्ता बताते हुए, अंगूठा दिखाते हुए वहां न जाने टन्स ऑफ टन्स बम गिराए गए, तबाह कर दिया गया, एक एक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, यहां तक कि पानी के लिए तरसाकर मार दिया गया। जिस तरह से भी पेजर बम वगैरह वगैरह, आप जानते हैं इजराइल कितना खतरनाक है। इजराइल भारत पर भी दबाव बनाए हुए है। भारत के आपके राजनेताओं को ब्लैकमेल करके भारत पर दबाव बना रखा है। अगर आप समझते हैं पेगासस सिर्फ सूचना एकत्र करके नरेंद्र मोदी को देता होगा और नरेंद्र मोदी उससे निर्णय लेते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो सूचना, जो डेटा इकट्ठा होती होगी वो इजराइल अपने पास भी रखता होगा और उसी के बल पर आगे चल करके ब्लैकमेल भी करेगा। चाहे जो भी हो, परिणाम यह है मेरे दोस्त कि युद्ध शुरू नहीं होना चाहिए था। हुआ तो युद्ध विराम नहीं, युद्ध खत्म होना चाहिए था। चाहे इजराइल रहे और चाहे आसपास के देश जिनसे वो लड़ रहा था, चाहे लेबनान हुआ, चाहे जो भी आसपास के जो भी देश थे जिन पर उसने बम गिराया, जिनसे लड़ा, इवन ईरान, किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए था, मिलकर लड़ना चाहिए था। इजराइल को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए था। इजराइल, नेतन्याहू को कम से कम, वहां का नेतृत्व जो जिम्मेदार है उनको। खैर, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और उसके दुष्परिणाम आगे भी मिलेंगे। हम भी इसी तरह के दुष्परिणामों को भुगतते रहे हैं। दुनिया, पूरी दुनिया में इसी तरह के दुष्परिणामों को भोगता रहा है जब वो युद्ध को अधूरा छोड़ देता है। मैंने कहा युद्ध शुरू नहीं होना चाहिए, हुआ तो पूरी तरह से आर या पार खत्म होना चाहिए। यह बात थी गजा पर मेरे अपने विचार।
फिलिस्तीन पर मेरे अपने विचार, इजराइल फिलिस्तीन की ज़मीन पर जाकर कब्जा करके वहाँ बैठा हुआ है, अपने आप को देश डिक्लेयर करवा लिया अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से, और उन्हीं पर अत्याचार करता रहा और आज गजा को बर्बाद किया। अब इसके बाद भी उसका वजूद बचे रहना पूरी दुनिया को बर्बादी के कगार पर ले जाएगा। अमेरिका की मनमानी आप जानते हैं, अमेरिका की दादागिरी आप समझ सकते हैं, और अमेरिका के बल पे ही इजराइल लड़ता है। अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे अरेबियन कंट्री को वहां के तेल उत्पादन को अपने कब्जे में लेता है, लेना चाहता है और लिया हुआ है, और इसी के लिए सारी लड़ाई है। खैर, इस बात को यहां छोड़ते हैं मेरे दोस्त। दूसरा, भारत के मीडिया का क्या हाल है आप जानते हैं। मैंने कहा कई बार ये बात बताई कि मीडिया गोदी मीडिया बन गई। भारत का जुडिशरी गोदी जुडिशरी बन गया। भारत की विधायिका गोदी विधायिका बन गई। सब बिके हुए हैं, या तो डर से जो है उसी पाले में चले जा रहे हैं, पापी के साथ खड़े हो जा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और पूरा सिस्टम भी गोदी बन चुका है। उसका एक मजाकिया अंदाजा आपको देखने को मिला होगा। राहुल गांधी ने भाषण दिया। राहुल गांधी के भाषण से झटका लगने के कारण एक आदमी के हाथ से दूध गिर जाता है, ऐसा वो कहता है, और 5 किलो दूध उसका नष्ट हो जाता है। उसका वोट 200-250 रुपया आकलन करता है, उसे लेकर थाने पर जाता है, रपट लिखाता है। रपट लिखी जाती है, मतलब FIR लिख ली जाती है, केस भी बन जाता है, डायरी भी चढ़ा ली जाती है, नंबर भी इश्यू हो जाता है। मेरे दोस्त, मैं नहीं समझता कि तंत्र का इससे बड़ा बेजा इस्तेमाल और तंत्र का इससे बड़ा मजाक कोई और हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, सिस्टम के गोदी मीडिया बन जाने का इससे बड़ा प्रमाण तो कोई हो ही नहीं सकता। यह आप भी समझ सकते हैं। हम अब ऐसे देश में, मतलब ऐसी जगह रह रहे हैं, ऐसे देश में रह रहे हैं हम लोग, या हमारा भारत ऐसा बन गया है अमृत काल में, नरेंद्र मोदी के काल में उन्होंने ऐसा बना दिया है कि सब कुछ आपके लिए, आपके विपरीत है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, शंभू बॉर्डर पर एक किसान न जाने कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं है, गोदी मीडिया पूछने वाली ही नहीं है। बाकी सारा गोदी बन चुका है तो कोई संज्ञान नहीं लेगा। स्वसंज्ञान जो लेते हैं ना, अदालतें लेती हैं, विधायिका लेती है, या कोई स्वसंज्ञान नहीं लेगा, और कोई मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान MSP की मांग कर रहे हैं। किसान जो वादा किए थे नरेंद्र मोदी, वही मांग रहे हैं, जो वादा किए थे वो पूरा कर दो। नरेंद्र मोदी सहित पूरा सिस्टम, पूरे देश की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी नरेंद्र मोदी सही है, मीडिया गोदी है। होगा क्या आप भी जानते हैं। मेरे दोस्त, इन सारी बातों से हट करके आज जो मैंने अपने टैगलाइन में डाला है, मूल बात कि किस हद तक और कितना पतन हो रहा है इस देश का, और इस पतन के लिए जिम्मेदार कौन है। मूल रूप से अगर माने तो आपके सामने नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी एक मुखौटा है। नरेंद्र मोदी के पीछे पूंजीवादी लॉबी खड़ी है, अडानी जैसे लोग खड़े हैं, अमेरिका और चीन खड़ा है, अपने स्वार्थों को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर, अपने मकसद को लेकर के भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए। कई बार बता चुका हूं, भारत के सामरिक बाजार पर अमेरिका की निगाह थी, तो भारत के FMCG बाजार पर चीन की निगाह थी। चीन को पता था कि वो सामरिक बाजार का व्यापार भारत से कर नहीं सकता, क्योंकि वो पारंपरिक दुश्मन है, पड़ोसी है, तो चीन से भारत हथियार तो खरीदेगा नहीं। इसलिए उस पर उसकी कोशिश ही नहीं थी, नजर भी नहीं थी। उस सामरिक बाजार पर नजर थी अमेरिका की शुरू से ही, और उस बाजार के अलावा अमेरिका की पूरी ताकत, पूरी नजर सिर्फ इस बात पर थी कि किसी तरह से भारत उनके कदमों में आके झुके और बैठे।
आपको पता है कि भारत हमेशा रशिया के साथ रहा, पहले तो गुटनिरपेक्ष रहा, लेकिन अगर खड़ा भी होना पड़े तो वो रशिया के साथ खड़ा होता था। एक गहरे मित्र की तरह व्यवहार दोनों में था, जो कि आज खत्म हो गया। अपने सभी पड़ोसी देशों से लगभग रिश्ते तल्ख हो गए, या खत्म हो गए, या फिर गलत हो गए, आमने सामने हो गए। हमारे अड़ोस पड़ोस में सब छोटे छोटे ही देश हैं। वंस अपॉन कॉल, मतलब बहुत समय पहले वो सारे भारत के ही हिस्से थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते हम किसी के नहीं रहे, यानी भारत किसी का नहीं रहा। चीन अपना मकसद पूरा करके आज भारत के बाजार पर कब्जा करके अब भारत की सीमाओं पर कब्जा कर रहा है या दखलंदाजी कर रहा है। मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ करेंगे भी नहीं। अमेरिका भारत के सामरिक बाजार पर कब्जा करने के बाद भारत को अपने घुटनों पर झुका दिया, यानी नरेंद्र मोदी घुटनों पर बैठे हैं, तो वो एक ही बात हो गई, भारत को अपने कब्जे में ले लिया है। इस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई है। सारे आसपास के देशों से बिगड़ी हुई है संबंध। हमारे अपने देश में ही किसी की कोई सुनवाई नहीं है। लद्दाख अगर कुछ चाहता है या नरेंद्र मोदी को बताना चाहता है कि सीमा पर चीन कब्जा कर रहा है, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक इतने दिनों तक हड़ताल किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, दिल्ली आने की कोशिश किए, गिरफ्तार किया गया, लेकिन सुनी नहीं गई। साजिश करके मणिपुर को जलाया गया, लद्दाख और धारा 370 का जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह से इसीलिए हटाया गया क्योंकि उसे अपने मित्रों को बेचा जा सके, और बेचा। यानी भारतीय पूंजीवाद, यानी भारतीय पूंजीपति, यानी अडानी और अंबानी जैसे लोगों का मकसद भी कामयाब हो गया, वो भी सफल हो गए। अब मोदी को किसी की जरूरत रही नहीं। उदाहरण के लिए आप सामने देखिए, अमेरिका, चीन आंख तरेर ही नहीं रहा है, जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है और यह भी बोलता है उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अगर उखाड़ने आओगे, अगर आंख दिखाओगे, नरेंद्र मोदी को बोलता है कि अगर आंख दिखाओगे, लाल आंख करोगे, तो सारी पोल खोल दूंगा, क्योंकि तुम हमसे मिले हुए थे, तुम हमसे मिलकर व्यापार कर रहे थे, अडानी के लिए हमारी सारी शर्तों को तुमने माना है, हम सब सारे पोल खोल देंगे। तो अपने देश में ही वहां अमेरिका, आपने देखा कि ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया तक नहीं, अंबानी को बुलाया लेकिन मोदी को नहीं बुलाया। अडानी तो वैसे भी जा नहीं सकते थे जेल के डर से, या उनको बुला भी नहीं सकते थे, प्रोटोकॉल ही नहीं है। कोई जेल, किसी देश का सजायाफ्ता आमंत्रित थोड़ी किया जा सकता है। तो ये स्थिति है भारत की अमेरिका के सामने। अब अमेरिका इससे भी आगे बढ़कर के नरेंद्र मोदी के CAA और NRC वाली तर्ज पर अपने देश में जो भारतीय घुसपैठिए हैं उनको उठाकर फेंकना चाहता है। जो बोओगे वही काटोगे। बोया नरेंद्र मोदी ने है, काटेगा पूरा देश। 7.5 लाख से ज्यादा लोग जब बेघर होकर, बेरोजगार होकर के, घर द्वार बेच करके या घर की जमीनें बेच करके गए हैं कुछ कमाने के लिए, डोंकी बन करके, और जब वापस आएंगे तो उनकी क्या हालात होंगे यह समझिए। मेरे दोस्त, गुजरात मॉडल का सपना दिखा करके पूरे देश को मीडिया के जरिए, खास करके अंबानी की मीडिया, न्यूज़ 18 के जरिए जो उनको गुब्बारा बनाया गया, उन पर जो स्टोरी लाई गई, उनको बढ़ाया चढ़ाया गया, गुजरात मॉडल को पेश किया गया। आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, गुजरात मॉडल के अनुसार पूरा देश को सपना दिखाया जा रहा था, और सबसे ज्यादा डोंकी गुजरात के हैं। यानी गुजरात में ऐसा कुछ था ही नहीं, तभी तो इतने लोग भाग करके, और वो भी अपनी जान जोखिम में डाल करके, डोंकी बन करके, घुसपैठिए बन करके अमेरिका या दूसरे देशों में घुस रहे हैं, जा रहे हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं। जिस मॉडल को आपको दिखाकर, आपसे वोट लेकर नरेंद्र मोदी धोखे से आपका प्रधानमंत्री बन गया, उसी मॉडल के से बाहर निकल करके लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ करके। 50% डोंकी भारत के गुजरात से हैं। खैर, गुजरात से तो बहुत कुछ है, उस पर नहीं जाएंगे आज। लेकिन ये सारी समस्याएं, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो देश भोग रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र मोदी का माई बाप कौन है? RSS।
इसीलिए आरएसएस के बारे में मैंने कहा कि आरएसएस एक विकृत संगठन है और भारत के लिए कलंक भी। कलंक इस मामले में मेरे दोस्त कि चाहे माने या ना माने, आरएसएस जब आत्ममंथन करेगा तो उसे सोचना पड़ेगा कि उसने क्या किया है। भारत जब अंग्रेजों से लड़ रहा था, आजाद होना चाहता था, आजाद होने की कगार पर था, तब ये इनके पूर्वज यानी आरएसएस के संस्थापक या पूर्वज या जो भी थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे, सिर्फ मात्र इसलिए क्योंकि ये चाहते थे कि अंग्रेज जाएं तो सत्ता उनके हाथ में आ जाए। नहीं आई, ये कसक उन्हें सालती रही। इसीलिए आरएसएस के मोहन भागवत के मुंह से बार बार ये निकलता है कि आज़ादी तो 1947 में मिली नहीं, आज़ादी तो बाद में मिली। हालांकि इस बात पर उन्हें कन्विक्ट किया जाना चाहिए था, उन पर केस होने चाहिए थे। इतनी बड़ी बात कह देना, देश के 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनका अपमान था, जो आप जानते हैं, जिनके नाते हमें आज़ादी मिली। और उस आज़ादी को ही अगर इस तरह से कोई उस पर सवाल खड़ा करे तो इससे बड़ा अपमान देश का क्या हो सकता है। फिलहाल इन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी और आप समझेंगे जब आरएसएस के चाल, चरित्र और चेहरे को देखने की कोशिश करेंगे। इसी बात को आज आपके सामने थोड़ा सा 1-2 मिनट और लेंगे मेरे दोस्त। चाल क्या है? नरेंद्र मोदी सामने है आपके मुखौटे की तरह और उन्हीं के जरिए सब कुछ किया जा रहा है। भारत की सारी संस्थाओं को गुलाम बनाया जा रहा है। आरएसएस समझता है कि उसके लोगों को बिठाया जा रहा है, लेकिन आज आरएसएस छटपटा रहा है, तड़प रहा है। उसे भी पता है कि उससे धोखा हुआ है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर उसने बहुत बड़ा धोखा खाया है। आज निकलने की कोशिश करके भी निकल नहीं पा रहा है। गुजरात लॉबी इतनी हावी हो चुकी है कि आरएसएस यानी मोहन भागवत को भी क्षण भर में निगल सकती है। यानी आरएसएस की विकृत मानसिकता ने जिस बात का जन्म हुआ, जो समस्या देश पर खड़ी हुई, जो पनौती बनकर देश पर थोपा गया नरेंद्र मोदी के रूप में, आज वो पूरे देश को ही नहीं, आरएसएस को भी निगल जाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को निगल जाना चाहता है। और फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। आरएसएस की सोच वहीं की वहीं रह गई। ये सोचे थे हम राज करेंगे और नरेंद्र मोदी उसे उठाकर जूनागढ़ लेके चले गए, पूरा देश बेचकर अडानी को दे दिया। यह सारी कसक आरएसएस के मन में है। लेकिन मैंने कहा कि कायरों का यह संगठन कभी सामने से वार नहीं करेगा, सामने से नहीं बोलेगा, सामने से नहीं लड़ेगा। और इसने देश के साथ भी वही किया जो शुरू में जिसके लिए इसकी स्थापना की गई। आरएसएस कहने के लिए, वो खुद अगर अपने आप को जब जांचने की, अपने आप को परखने की कोशिश आरएसएस वाले करेंगे तो उनमें कितनी विकृतियां हैं, मानसिक विकृतियां हैं, इसे उन्हें समझ में आएगा। मेरे दोस्त, कुछ एक बातें बचपन की मैं अपने बताना चाहता हूं। मैं स्कूल वगैरह के पीरियड के बारे में या उस समय के बारे में जब आरएसएस ने जनसंघ बनाया था। आरएसएस चाहता था कि अंग्रेज जाते समय उनका पक्ष लेता था, उनका साथ देता था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जाते समय अंग्रेज उन्हें राज देकर चले जाएं, मतलब सत्ता उनके हाथ में दे। उन्होंने नहीं दिया, अंग्रेजों ने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये चला ही नहीं पाएंगे, ये इस काबिल ही नहीं है। जो भी हो, क्यों किया उन्होंने ये नहीं जानता मैं, और इस पर मैं टिप्पणी करने लायक नहीं हूं, नहीं कर सकता। लेकिन यह निश्चित है कि भारत के बंटवारे के लिए यही लोग जिम्मेदार थे। 2 नेशन थियरी इन्हीं लोगों ने दिया था, भारत का बंटवारा इन्होंने करवाया, भारत की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। इनको उस समय कुछ हासिल नहीं हुआ तो बाद में भी कुछ हासिल नहीं हुआ। चाल, मैंने कहा, चाल, चरित्र और चेहरा। नरेंद्र मोदी के सामने आप देख रहे हैं इनकी चाल दिखाई दे रही है। वहां भी हार चुके हैं, पस्त हो चुके हैं, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बची है इन्हें, क्योंकि आरएसएस समाज में जाकर ये बोल नहीं पा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, हम भी सवाल करते हैं, हमारा ये जवाब नहीं दे पाते। इनके बड़े से बड़े नेता आरएसएस की नहीं से जवाब दे पाते, स्वीकार करते हैं हाँ बहुत कुछ गलत, सब कुछ गलत हुआ है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर सब कुछ गलत हुआ है। जो भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गुजरातवाद, अडानीवाद, जो भी कर रहे हैं वो गलत है, वो भी मानते हैं, वो भी निकलना चाहते हैं। कैसे निकलेंगे? वैसे भी मतलब
गद्दारों का यही हाल होता है, वो दोनों तरफ से जाते हैं, फंस जाते हैं, अपने आप को भी निकाल नहीं पाते। बात फिर से उसी बात पर आते हैं, चाल, चरित्र और चेहरा। चाल नरेंद्र मोदी के रूप में आप देख रहे हैं, चरित्र आपको गाहे बगाहे देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा कि मैं बचपन की बातें याद दिलाऊं, अगर मैं मेमोराइज कर रहा हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं, इससे शायद उन किसी आरएसएस के, और जो हैं पुराने आरएसएस वाले वो जानते हैं, या हमारी उम्र के जो लोग होंगे उन्हें मालूम है, जब जनसंघ बना और जनसंघ का संगठन थोड़ा बहुत लोगों में पहुंचने लगा, बाद में भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुआ, तो जनसंघ बना था, तो जब कहीं जाते थे किसी गांव में, किसी समाज में, और चाहते थे कि कुछ लोग इनके साथ जुड़े, तो गांव वाले मीटिंग करके, गांव की पंचायत करके, गांव के जितने रंडवे होते थे, जो शादीशुदा नहीं थे, जो गैर जिम्मेदार थे, जो घर से जिनका कोई मतलब नहीं होता था, जो उस गांव पे भी कलंक और बोझ होते थे, मेरे गांव की भी वही कथा है, वह उस समय थे, और वही लोग जनसंघ में शामिल हुए। और जहां जहां ऐसे लोग थे, वही लोग, यानी रंडवे या बिना शादीशुदा वाले, बिना जिम्मेदारी वाले, कोई जिम्मेदारी नहीं, शादीशुदा नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं, तो वो जनसंघ में शामिल हुआ करते थे। गांव में यह बात कही जाती थी, मतलब एक स्लोगन में, कि यह रंडवों की पार्टी है। उस समय तकरीबन जब भी स्थापना हुई थी 1960 या जो भी 70-75 जो पीरियड रहा होगा, याद नहीं मुझे पूरी तरह से है, तो उस समय इनको, जब अगर किसी गांव में जाते थे, क्योंकि सारे के सारे ज्यादातर रंडवे होते थे, तो वैसे भी रंडवों को गांव में कोई बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता, परिवार से, बच्चों से उनको दूर रखा जाता है। कहीं एक घर परिवार में, कहीं एक और जगह या गांव से बाहर कोई कुटिया या इस तरह का कोई बना के दे दिया जाता है, वहीं उनको छोड़ दिया जाता है, वहीं रहते हैं, क्योंकि उन पर कोई भरोसा नहीं करता, ना तो व्यक्तिगत रूप से, ना जिम्मेदारी के रूप से, ना किसी तरह से। और ये हर गांव में 2-4 रंडवे तो हर गांव में थे उस समय, और वही जनसंघ में शामिल हुए। कालांतर में ये कहीं जाते थे तो इन्हें इज्जत भी नहीं मिलती थी। बाद में कुछ दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद मैंने देखा जनसंघ का विलय खत्म हो गया, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का खूनी खेल आप सब अच्छी तरह जानते हैं, उन बातों पर नहीं जानते। बात चरित्र की है। अभी एक राजस्थान में एक स्कूल में एक घटना हुई। अरविंद व्यास नाम का एक आदमी अय्यासी करता पकड़ा गया। उसके सारी कहानी को मैं नहीं बोल सकता आपके सामने। अय्यासी करते हुए पकड़ा गया कैमरे में। गांव के लोग, क्षेत्र के लोग परेशान हो गए थे। उन्हीं लोगों ने पैसा वैसा खर्च करके कैमरा लगवा दिया, और फिर उसी में इस आदमी की करतूत कैद हुई और वो बात सामने आई, जो कि बुरी तरह से पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। ये उस अरविंद व्यास की करतूत। मेरे दोस्त, वो अरविंद व्यास राष्ट्रीय शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है, जो इतनी बड़ी गंदी करतूत कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यही इनका चरित्र है, जो आप इस आदमी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो अरविंद व्यास एक अय्याश आदमी था, ये बड़ी बात नहीं है। समाज में हर जगह इस तरह के लोग भरे पड़े हैं, और वो सोचते हैं कि इस तरह का पाप कर भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुंभ में जाएंगे, नहा लेंगे, पाप सब मिट जाएगा, धो के आ जाएंगे। होगी ऐसी धारणा ही होगी, तभी तो इतने लोग, 40 करोड़ लोग कुंभ में जाकर के डुबकी लगाने के लिए उतावले हैं और जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, कहीं ना कहीं पापी होंगे उनमें से। अब सब नहीं होंगे तो कुछ तो होंगे ही ना, पाप, अपने पाप को ही धोने जाएंगे, बाकी और उस नरक में कौन जाएगा, क्यों जाएगा? मतलब जो वहां की त्रासदी है उसको कौन झेलेगा? इतना नरक झेल करके तो कोई ना, उसके मन में आत्मग्लानि होगी, पाप का बोझ होगा, तभी तो जाएगा। फिलहाल इसको छोड़ करके बात अरविंद व्यास की करते हैं। तो अरविंद व्यास राष्ट्रीय शिक्षक संघ का महामंत्री और अध्यक्ष भी रह चुका है, और यह भारतीय मजदूर संघ का भी अध्यक्ष है वर्तमान समय में, जिसका सीधा संपर्क, जो ये सारी योग्यताएं इसकी आरएसएस से उपजी हुई हैं, या आरएसएस का ही आदमी है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या चरित्र है आरएसएस का। इसे आप चरित्र मान सकते हैं,
चेहरा तो मोहन भागवत जी है। मोहन भागवत को आप आरएसएस का चेहरा मान सकते हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि बेचारे शर्मा करके औरतों की तरह ताना देते हैं, सीधे बोल नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, जैसे सास बहू आपस में बातें करती हैं, झगड़ा करती हैं, ताने देती हैं, तू तो इसे कह लहू, तू तो इसे कह लहू, इस तरह से मोदी को इशारे से बताना चाहते हैं, सीधे नहीं बोलते। सीधे बोलने का साहस ही नहीं है इन लोगों में। अगर होता तो फिर अंग्रेजों से ही लड़ जाते, क्यों गांधी जी को मारते। तो ऐसे ही हैं मतलब, लेकिन इनका चरित्र, बात चरित्र की है, तो इनका चरित्र अरविंद व्यास के रूप में आप देख सकते हैं। ये गाहे बगाहे हर जगह आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे जो जनसंघ यानी जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और इस तरह की घटनाएं गाहे बगाहे अक्सर सामने आती रहती हैं। कोई कुछ बोलता नहीं, दब जाती है बात। वैसे भी उस समय के गांव से निकाले हुए लोग, यानी जो रणवे थे, जिनकी शादी वादी नहीं हुई थी, बाहर निकाले हुए लोग तो इसमें गए थे। बाद में अब और भी लोग जुड़ गए, भीख मांग कर खाने वाले लोग और घर छोड़कर भाग जाने वाले लोग, ऐसे लोग जुड़े, और अब तो प्रधानमंत्री भी हैं। तो चारित्रिक रूप से आरएसएस को अरविंद व्यास से के रूप में देखा जा सकता है। और ये एक घटना नहीं है, ये और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरएसएस एक भस्मासुर तो सामने खड़ा कर दिया, देश जल रहा है और जलता हुआ आरएसएस देख रहा है। लेकिन वो महंगाई पर, जैसे जिन मामलों में जल रहा है, जैसे महंगाई पर आरएसएस भी नहीं बोलता, बेरोजगारी पर आरएसएस कुछ नहीं बोलता, मजदूर संगठन बनाएगा, किसान संगठन बनाएगा, लेकिन इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। एमएसपी पर कोई बात नहीं करता, किसानों की समस्या पर कोई बात नहीं करता, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक आमरण अनशन पर हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। एक किसान नेता ने तो सल्फास खाकर अपनी आत्महत्या कर ली, उस पर भी कोई 750 पहले इसी आंदोलन के जरिए 750 शहीद हो गए किसान, उन पर भी कुछ नहीं बोला। तो महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, रुपए के अवमूल्यन पर, देश की समस्याओं पर, पेट्रोल डीजल की मार पर, महंगाई पर, किसी चीज पर आरएसएस कुछ नहीं बोलता। आखिर करता क्या है आरएसएस? सिर्फ दलाली। अगर समस्या उसने खड़ी की है तो समाधान उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि जो अपनी जिम्मेदारियों से लड़ नहीं पाते, जो संघर्ष नहीं कर पाते, वही उस समय जनसंघ के पहले की बात और फिर जनसंघ तक अगर देखूं तो ऐसे ही लोग, यानी रणवे लोग आरएसएस में जाया करते थे। बाद में अब वो बीजेपी में आ गए और एक मुख्य संगठन बन गया, अब उसमें सत्ता में भी भागीदार हैं, लेकिन हैं वही लोग। तो उनकी मानसिकता, उनकी वैचारिक वृत्ति, उनकी मनोवृत्ति, उनका मनोविकार सब एज इट इज वैसे ही है, अतृप्त, असंतुष्ट और कायर, हर बात पर चुप रह जाना। यह बात आरएसएस को हमसे आपसे ज्यादा मालूम है कि देश कितने बड़े संकट से गुजर रहा है, देश कितने बड़े संकट में पड़ चुका है। हमसे आपसे ज्यादा आरएसएस को मालूम है कि नरेंद्र मोदी देश बेचकर अडानी को दे दिए, यानी ले लिए। मेरे दोस्त, आपने सुना होगा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा था कि अडानी अंबानी ब्लैक मनी ले जाकर टेम्पो का टेम्पो भरकर कांग्रेस को दे रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी यह भी नहीं कह सकते कि जो काले धन की बात करके 20-20 लाख सबको देने की बात करके वो झूठ थी। कम से कम नरेंद्र मोदी को तो यह पता है कि काला धन कहां है, यानी अडानी अंबानी के घर पे है। और अडानी अंबानी उनको भी दे रहे थे, तो अब कांग्रेस को दिए तो उनको बुरा लगा, इसलिए सब बोले। क्या उसके बारे में बोल सकते हैं? क्या आपसे अब बताते हैं नरेंद्र मोदी काला धन कहां है, उसका क्या हुआ, क्या करेंगे, कैसे लाएंगे, देश को देंगे या खा गए, निपटा दिए? मेरे दोस्त, आरएसएस के चाल, चरित्र और चेहरा मोदी हैं, माफ कीजिएगा, चेहरा मोहन भागवत हैं, चाल नरेंद्र मोदी हैं और चरित्र की तस्वीर आप देख रहे हैं अरविंद व्यास और वो मोहतरमा जो लगी हुई हैं अपनी अतृप्ति को तृप्त करने में। और ये मैंने कहा कि कहीं भी देखने को मिल जाएगा आपको, जहां ये जुड़े होंगे, जहां ये होंगे, कम से कम जहां ये होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब ये बलात्कारियों पर नहीं बोलते, चुप रह जाते हैं,
तो उन लोगों का मनोबल बढ़ता होगा जो इनसे जुड़े हुए हैं, वो सोचते होंगे हम भी कर लेंगे। बृजभूषण शरण सिंह, चिन्मय आनंद, या ऐसे बहुत से नाम हैं, कितने नाम गिनाऊं। उन सब के बारे में अगर आरएसएस चुप रहा, नहीं बोला, तो इनके लोगों में भी वही मनोविकार है और उसी को ये बार बार उजागर होता रहता है, वो सामने आता रहता है। फिलहाल ना मानते हुए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर बचाए इस देश को और ऐसे लोगों से।